सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन आज अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। उनके नामांकन के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी इसे खास बनाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नितिन नवीन के प्रस्तावक होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने की भी पुष्टि की गई है। वहीं इस नामांकन को पार्टी में संगठनात्मक मजबूती और एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो आज आपको बता दें, बड़ी संख्या में जो है आज सभी लोग मौजूद रहेंगे। राजनाथ, जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। होंगे राजनाथ, जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के निर्वाचन का समय है। ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कल नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किए जाएंगे और जैसे हमारी परंपरा, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी हमारे नवीन अध्यक्ष का फॉर्म डालेंगे। हम सब उनके साथ हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी और माननीय नड्डा जी, हम सब इन वरिष्ठ नेतृत्व के उस दौर को देख रहे हैं जब 14 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों की विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी अपने नए अध्यक्ष का कितने सरलता से चुनाव करती है। ये दुनिया के लिए अजूबा भी, लेकिन हमारे लिए ये पद्धति है। मेरी अपनी ओर से पूरी प्रक्रिया के लिए माननीय नवीन जी को और माननीय निवृत्तमान अध्यक्ष नड्डा जी को भी बधाई, जिनने सफलतापूर्वक अपने कार्य के संचालन में हम सब का मार्गदर्शन किया और कई सारी उल्लेखनीय उपलब्धियां पाई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में फरियादी जो हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी फरियादियों की समस्याएं सुनी। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग अपनी शिकायतें और मांग लेकर जनता दर्शन में पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी फरियादियों की फरियाद को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी फरियादी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां बड़ी संख्या में फरियादी जो हैं वो मौजूद रहे। अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी फरियाद रखी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिन फरियादियों की समस्या तुरंत निस्तारित हो सकता है उसे तुरंत किया जाए। सीएम ने त्वरित निस्तारण के भी निर्देश जो है सभी अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी जो है वो मौजूद रहे। अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए त्वरित निस्तारण के लिए। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 86 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन होने वाला है। 3 दिवसीय सम्मेलन का आज से शुभारंभ हो जाएगा। वहीं आपको बता दें 19 से 21 जनवरी तक सबसे बड़ा विधायी आयोजन ये जो है वो माना जा रहा है। शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में यह सम्मेलन किया जाएगा। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है इसका उद्घाटन करेंगी। देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधान भवन में 21 जनवरी तक ये पूरा सम्मेलन चलेगा। तो आपको बता दें लखनऊ में आज 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज से शुभारंभ हो जाएगा। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 19 से 21 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और इसे देश का सबसे बड़ा विधायी आयोजन माना जा रहा है। सम्मेलन में आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगे। इस सम्मेलन में देश भर की विभिन्न विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। आपको बता दें 21 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में संसदीय परंपराओं, विधायी कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक ये कार्यक्रम जो है वो चलेगा। तो 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आनंदीबेन पटेल जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी की भी बात कही जा रही है। 3 दिवसीय सम्मेलन का आज से शुभारंभ हो जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में जो विधायक है वो मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ा विधायी आयोजन जो है ये माना जा रहा है। 19 से 21 जनवरी तक ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चलेगा। विधान भवन में ये सम्मेलन किया जाएगा। तो शाम 4 बजे विधानसभा में इस कार्यक्रम का उद्घाटन आनंदीबेन पटेल करेंगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन जो है वो दूसरे दिन भी जारी है। प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें प्रशासन प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान कराए। तो आज दूसरे दिन भी उनका अनशन जो है वो जारी है। आपको बता दें मौनी अमावस्या में स्नान पर यह विवाद हुआ था। पालकी भक्तों के साथ स्नान को लेकर यह हंगामा हुआ था। शिष्यों पुलिस की धक्का मुक्की भी इस दौरान हुई थी। वापस लौटाए जाने के बाद से ही अनशन पर जो है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो बैठे हुए हैं। दूसरे दिन उनका अनशन जारी है। वो प्रशासन से प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान कराए जाने की मांग कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर उनके स्नान को लेकर विवाद हुआ था। पालकी और भक्तों के साथ स्नान करने के दौरान यह हंगामा देखने को मिला था। आरोप है कि इस दौरान पुलिस और शिष्यों के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। प्रशासन द्वारा वापस लौटाए जाने के बाद से ही वो अनशन पर बैठे हुए हैं। इस मामले ने धार्मिक संगठनों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। तो मौनी अमावस्या के दिन यह हंगामा हुआ था और उस दिन से शंकराचार्य जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं। वापस लौटाए जाने के बाद से ही वो अनशन पर बैठे हुए हैं। तो अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन दूसरे दिन भी लगातार जारी है। प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान की वो मांग कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है उनके अनशन का। तो आपको बता दें मौनी अमावस्या के दिन विवाद हुआ था। उसके बाद से वो लगातार अनशन पर बैठे हुए प्रशासन से प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान कराए जाने की मांग कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन ये विवाद हुआ था। उसके बाद से वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन है और वो प्रशासन से प्रोटोकॉल के साथ स्नान की मांग कर रहे हैं। पालकी और भक्तों के साथ ये विवाद हुआ था। उनका आरोप है कि शिष्यों से पुलिस की धक्का मुक्की हुई थी। मौनी अमावस्या के दिन ये पूरा हंगामा हुआ था, जिसके बाद से प्रशासन ने उन्हें लौटाने की बात कही थी और लौटाए जाने के कारण ही वो अनशन पर बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन है और उनका कहना है कि प्रोटोकॉल के साथ स्नान कराया जाए। तो अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन का दूसरा दिन भी जारी है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायबरेली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी का 3 दिवसीय रायबरेली दौरा जो है आज से शुरू हो गया है। आज लखनऊ से सड़क मार्ग होते हुए रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें, भू एमयू गेस्ट हाउस में वो रात्रि में विश्राम करेंगे। वहीं 20 को क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष के घर भी राहुल गांधी जो है वो जाने वाले हैं। ऊंचाहार के रोहनिया में मनरेगा चौपाल भी करेंगे। 21 जनवरी को भूएमयू गेस्ट हाउस में मीटिंग और गेस्ट हाउस में सीनियर लीडरों से मुलाकात भी करने वाले हैं राहुल गांधी। तो आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आ रहे हैं। आज लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए रायबरेली पहुंचेंगे और भूएमयू गेस्ट हाउस में वो रात में विश्राम भी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, 20 जनवरी को राहुल गांधी एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो नगर पालिका अध्यक्ष के घर भी जाएंगे। दौरे के दौरान राहुल गांधी ऊंचाहार के रोहनिया क्षेत्र में मनरेगा चौपाल में भी हिस्सा लेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। वहीं अगर 21 जनवरी की बात की जाए तो 21 जनवरी को वो भूएमयू गेस्ट हाउस में बैठक आयोजित करेंगे, जहां राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो 3 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आ रहे हैं राहुल गांधी, जहां वो आज लखनऊ से सड़क मार्ग होते हुए रायबरेली पहुंचेंगे। गेस्ट हाउस में वो रात्रि में विश्राम करेंगे। उसके बाद अगले दिन एक क्रिकेट टूर्नामेंट में वो हिस्सा लेंगे। इसके बाद 21 जनवरी को गेस्ट हाउस में ही उन्होंने सभी लीडरों के साथ मीटिंग बुलाई है, सबसे मुलाकात करेंगे। संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी। तो काफी अहम माना जा रहा है राहुल गांधी का ये दौरा। 3 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी और इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। 20 को एक क्रिकेट टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद से अगले दिन वो संगठनात्मक मजबूती को लेकर सभी मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें, 3 नकाबपोश बदमाशों ने यह हमला किया है। किच्चा विधायक तिलक राज बेहर का बेटा बताया जा रहा है। कांग्रेस ने हमले की कड़ी निंदा की है। तो आपको बता दें, उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है। जानकारी के अनुसार 3 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमले में विधायक के बेटे को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हमलावरों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो किच्चा विधायक तिलक राज बेहर के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके बेटे की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, काफी गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां कांग्रेस विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। विधायक के बेटे को कई गंभीर चोटें भी आई हैं। 3 नकाबपोश बदमाशों ने यह हमला किया है। कांग्रेस की तरफ से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां अगवानपुर गांव में एक बार फिर तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। जंगल से सटे रास्ते पर तेंदुए की चहलकदमी देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने रात के अंधेरे में तेंदुए का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें वो गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर घूमता हुआ नजर आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। लोग बच्चों और पशुओं को लेकर सतर्क हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुओं को जल्द पकड़ने की मांग की है। वहीं पुलिस ने सतर्कता बरतने की भी अपील की है। तो अगवानपुर गांव में फिर से तेंदुआ दिखा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने हालांकि वीडियो बनाया है और वन विभाग से पकड़े जाने की लगातार मांग की जा रही है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जुआरियों ने एक अधिवक्ता पर जानलेवा हमला कर दिया है। दरअसल रास्ते में कुछ लोगों को चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसके बाद झांक कर देखा गया तो जुआरियों ने अधिवक्ता के ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद जुआरियों ने उन्हें घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हमले में अधिवक्ता लहूलुहान हो गए। आरोप है कि अपराधियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से सभी आरोपी जो है वो फरार हो गए हैं। घटना के बाद पीड़ित अधिवक्ता अपने साथियों के साथ थाना पारा पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो लखनऊ में जुआरियों ने अधिवक्ता पर जानलेवा हमला किया है। हमले में अधिवक्ता जो है वो लहूलुहान हो गए। वहीं जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो चुके हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो लखनऊ में जुआरियों ने एक अधिवक्ता पर जानलेवा हमला किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बहराइच में आशा डायग्नोस्टिक सेंटर के लैब कर्मी तेज कुमार ने 7 महीने की सैलरी न मिलने और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर विषैला पदार्थ खा लिया है। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि सेंटर संचालक सौरभ शर्मा ने लगातार अभद्र व्यवहार किया और सैलरी नहीं दी। आर्थिक तंगी और अपमान से मानसिक रूप से टूटे तेज कुमार ने ये कदम उठाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो लैब कर्मी ने विषैला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन ने मालिक को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुट गई है। हमारी नाम है। ये मृतक कौन है आपके? हमारे पति हैं। इनकी कैसे मौत हुई है, पूरी बात बताइए। आशा डायग्नोस्टिक में काम करत रहा, 7 महीना से थी। बिचा हुई कुछ कहा करत रहा, झगड़ा होत रहा, तो कई कहत रहे तनख्वाह मांगित रहे, नहीं दिन रहे। कल फोन करीने हमसे तो कहीं की सौरभ से झगड़ा होगा, हमका कुछ कहीं तो हम सल्फास खाई लिया है। अति बात हमसे कहीं न रहे रे। 7-8 महीना से काम करत रहे रे। पैसे नहीं दिए, सैलरी नहीं दिए। सैलरी नहीं दिन भैया मारू लखनऊ में पड़त रहे, तो मैंने मांगत रहे रे। पूरी बात तो मुझे जहाँ तक पता चली है कि कुछ पैसे का लेन देन था, इस वजह से कुछ दिक्कत हुई। लेकिन हम जब थे तो हमसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई। फिर हम अचानक से मतलब कुछ हमें लगा घर पे कुछ हलचल हो रही है, तो हम रूम से बाहर आए, देखे तो इनका फ़ोन चल रहा था और साथ में ये कोई मतलब मेरी आंटी जो हैं वो फ़ोन पे थी। उन्होंने कहा कि बेटा ये जहर खा लिए हैं। हमने इनको तुरंत लिया और हॉस्पिटल भागे। यहाँ पे आए तो यहाँ पे फिर इनको एडमिट कराए। तब तक तो ठीक थे, रास्ते में उल्टी करते हुए आ रहे थे। फिर यहाँ पे जब एडमिट कराए उसके बाद में 20 मिनट तक इन्होंने मतलब सांसें ली, उसके बाद में इनकी डेथ हो गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा के कस्बा कोसी कला वुलन मार्केट में दिन दहाड़े दबंगों ने व्यापारियों और कर्मचारियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। हमलावरों ने आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों को गंभीर रूप से घायल किया और नकदी लूटकर फरार हो गए। आपको बता दें कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। घटना पूरी तरह से सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया और आरोपियों की पहचान के लिए विशेष टीम गठित की गई है। बाजार के व्यापारी सुरक्षा बढ़ाने और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें वुलन मार्केट में दिन दहाड़े हमला का पूरा ये मामला जो है वो देखने को मिला है। आधा दर्जन लोग जो है इस हमले में घायल हो गए हैं। वहीं नकदी लूटकर जो आरोपी हैं वो फरार हो गए हैं। हालांकि घटना का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक दिन उद्घाटन होता है तो दूसरे दिन समापन होना ही है। कि राम राम दंगल पिछले 3 साल से, जिस साल भगवान राम के मंदिर का। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास कल शाम दिल्ली जा रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से
ट्रेन की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, तुरंत उसे रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी सलमा खातून ने बताया कि उसके पति मजदूरी करने के लिए दिल्ली जा रहे थे और उनके पास टिकट भी थी। घटना से पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो औरंगाबाद का ये पूरा मामला है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। रफीगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के पास ये बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली मजदूरी करने के लिए ये मृतक जो है वो जा रहा था। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लगातार जांच पड़ताल में जुट गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोपालगंज में बीजेपी राज्यसभा सदस्य और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में मनरेगा और नई योजना वीवीजी रामजी यानी विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुई थी, लेकिन भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासन और उदासीनता के कारण ये विफल साबित हुई। हाल ही में 55 जिलों में सर्वे में 3 अरब रुपए के घोटाले का भी खुलासा हुआ है। मनन मिश्रा ने नई योजना को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त बताया। इसमें लाभ सीधे पात्र किसानों और श्रमिकों तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनकर विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ेगा। मिश्रा ने जनता से अपील की कि वो योजनाओं को समझे और किसी के बहकावे में ना आए। मनन मिश्रा ने मनरेगा पर बयान भी दिया और उसमें बताया कि वीवीजी राम जी एक पारदर्शी है, जिससे सीधे किसानों को और श्रमिकों को लाभ मिलेगा। कि उद्देश्य है सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियां सृजन करना, तकनीकी आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना और जवाबदेही के साथ सहकारी संघवाद मजबूत करना। मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी को सालाना, जैसे मैंने कहा, 125 दिन तक कर दिया गया और अगर इससे कम का समय मिलता है तो उनको मुआवजा मिलेगा। जो योजनाएं बनेंगी वो जल संबंधी कार्य के लिए, जल सुरक्षा के लिए, वाटर कंजर्वेशन, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर गांवों का बढ़ाया जाएगा, बढ़िया किया जाएगा और आजीविका संबंधी लोगों को रोजगार मिले और उससे समाज को, गांव को उसका लाभ मिले इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो देखा जाएगा। प्रतिकूल मौसम में भी घटनाओं और आपदाओं से निपटने का इसमें प्रावधान किया जाएगा इस योजना में। और सबसे बड़ी बात है कि इस योजना के और इस एक्ट के तहत टेक्नोलॉजी को कानूनी अनिवार्यता के रूप में शामिल किया गया है। यहां मनरेगा के विपरीत प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा। वैकल्पिक या कोई भी अगर विपदा आती है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसका सामना करेंगे। जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजनरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, एआई से धोखाधड़ी का पता लगाएंगे, भ्रष्टाचार का निवारण करना है और प्रशासनिक व्यय की सीमा बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। पहले ऐसा होता था कि प्रशासनिक व्यय की सीमा मात्र 3 या 4% थी मनरेगा के तहत, तो प्रशासनिक व्यय ज्यादा होता था तो भ्रष्टाचार को इसका स्कोप था उसमें। अब उसको बढ़ाकर जो प्रशासनिक व्यय है उसको 9% कर दिया गया है इस योजना के। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।